नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर दुर्ग से, जहां पर गांव में 2 मौतों से फैली है सनसनी। बड़ी खबर इस वक्त की दुर्ग से, जहां पर एक ही घर में हुई हत्या और आत्महत्या। पत्नी की हत्या कर पति ने लगाई फांसी। आपको बताते चले बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर उतई नगर पंचायत के खोपली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही। पति का नाम हेगल और पत्नी का नाम यशोदा बांजरे बताया जा रहा। दिन भर साथ में खेत में काम किया और काम करके वापस लौटने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की दुर्ग से, जहां पर पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। आपको बताते चले कि एक ही घर में हत्या और आत्महत्या का मामला सामने आया। दिन भर साथ में काम किया और बाद में हत्या कर दी और साथ ही खुद फांसी पर चढ़कर आत्महत्या कर ली। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि दुर्ग से हैं, जहां पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और साथ ही इस मामले के बाद में इलाके में कोहराम मचा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की दुर्ग से। सीएम विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर सीएम साय ने जनप्रतिनिधियों और समाज के पदाधिकारियों के साथ भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की है। देखिए इस रिपोर्ट में। जिले के ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया और इस खास अवसर पर सीएम साय ने जनप्रतिनिधियों और समाज के पदाधिकारियों के साथ भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना कर प्रदेश और प्रदेशवासियों के खुशहाली सुख समृद्धि की कामना की। और उस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने माता कर्मा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साहू समाज और उपस्थित सभी लोगों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा मंदिर का निर्माण बिना किसी शासकीय सहयोग से सभी ग्रामवासियों ने मिलकर करवाया है और ये ग्रामवासियों की सामूहिक एकता को दर्शाता है। इस मौके पर सीएम साय ने मोदी मंत्रिमंडल में नए मंत्री बने गोवर्धन साहू का जिक्र करते हुए कहा कि गोवर्धन साहू आवास एवं शहरी मामलों में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए, जो कि पूरे प्रदेश खासकर इस क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इस दौरान सीएम साय ने सरकार की विकास नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश के किसानों को हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत दे रही है। मुख्यमंत्री साय ने कटघोरा डोंगरगढ़ विशेष रेल परियोजना को लेकर कहा कि ये योजना के लिए राज्य शासन ने 300 करोड़ रुपए दिया जा चुका है। शीघ्र ही भू अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी और इस कार्यक्रम के मौके पर कई मंत्रीगण अतिथि भी मौजूद रहे। आज ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा के नवनिर्मित मंदिर का प्रतिष्ठा था। गाँव वाले घर से पैसा जोड़ के 20 लाख कहीं से दूसरे गाँव से पूरे गाँव वाले बनाए मुंगले की सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने वाले रिकॉर्ड है। आप हमेशा उनकी तारीफ भी करते हैं, पर उनको कुछ प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया मंत्रिमंडल में। मुंगेली विधानसभा की उपेक्षा हुई, ऐसा कोई उपेक्षा नहीं हुई है। आगामी समय में उम्मीद करें उपेक्षा नहीं हुई, किसी को उपेक्षा नहीं हुई है। पार्टी की जो व्यवस्था है उसका रेलवे लाइन के काम में तेजी आने की बात हो रही है, किस तरीके से जो है काम में गति आएगी, खासकर मुंगेली से गुजरने वाली। देखिए, बहुत पुरानी मांग थी और
प्रदेश शासन से राजस्व के रूप में 300 करोड़ रुपया देना था, इसको हम लोगों ने दिया है। तो मात्र इस सरकार को 6 महीने हुए हैं, लेकिन इस रेल लाइन के लिए राजस्व 300 करोड़ रुपये हम दे चुके हैं। अब गोवर्धन का काम शुरू होगा, 38 गाँव में गोवर्धन का काम होगा, उसके बाद तेजी से काम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत रास नहीं आ रही है, तो कहीं न कहीं प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित हो, ये प्रयास में है, लेकिन ये सफल होने नहीं देंगे और इसमें चुस्ती के साथ कार्य किया जाएगा। जो उसमें रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है और उसके साथ में बड़ी कार्रवाई। शासकीय जो नुकसान हुआ है, अध्यक्ष का चुनाव कुछ हुआ नहीं है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में बिजली केंद्र है, जिसके उन लोगों से बातचीत हुई, मेरे पास आए हैं, तो धान करीब रूप में थोड़ा बहुत धान बाकी है और लगभग 0 शॉर्टेज की स्थिति। 86,000 कुंटल धान अभी भी बचा हुआ है और जो धान 72 घंटे में उड़ जाना चाहिए वो 4 महीने में नहीं उड़ पाएगा। अभी सड़कें लगी हुई है और उठाव का कार्यक्रम जारी है। मैं सोचता हूँ बहुत शीघ्र इसको उठा आज बलौदा बाजार में कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जो है इनके अलावा बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, तो जांच करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से घटना हुई है, एक तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसके साथ में वहाँ पर कौन लोग गए थे, जाकर के भड़काने का काम किया गया, वहाँ पर लोगों को उचकाने का काम किया गया। प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। सीधी लड़ाई में कांग्रेस हार गई है और कहीं न कहीं जिस प्रकार से वहाँ नेता का जमावड़ा लग रहा है, शांति व्यवस्था के लिए उनको स्थापित करने के सीएम के दौरे को लेकर मुंगेली में भी खास तैयारी देखने को मिली। जनता भक्त माता कर्मा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ साथ सीएम साय के आगमन को लेकर उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जनहितैषी कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब देखना होगा कि उनकी कही बातें धरातल पर कितनी अमल में लाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस वार्ता करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही दोनों दलों ने इस पूरे मामले की जांच के लिए जांच दल का गठन भी किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में हुई हिंसक घटना पर सियासी घमासान बचा हुआ है। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस मामले की जांच के लिए कांग्रेस की तरफ से 7 सदस्यीय जांच दल गठित की गई और वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणदास महंत समेत कई कांग्रेसी नेता बालोदा बाजार पहुंचकर घटनास्थल कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया और साथ ही कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी पर निशाना साधा। और इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने घटना के लिए बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज तक के इतिहास में इस तरह की घटना नहीं हुई है और वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि प्रशासनिक विफलता के कारण ये घटना हुई और दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से 5 सदस्यीय जांच दल की घोषणा भी की गई। बलौदा बाजार में सतनामी समाज के लोग जैसे उग्र आंदोलन करके यहाँ पे उस कलेक्टर बिल्डिंग समेत 2 पहिया और 4 पहिया वाहन को आग के हवाले किया, यानी कि आग में झोंक दिया।
उसी के जांच के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पे एक जांच टीम गठित कर जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ वो लोग उस घटना की छानबीन के लिए निकले हैं और वो लोग गए हैं, यहाँ से निकले हैं। उनका कहना है कि भाजपा का शासन आते इतनी बड़ी आंदोलन हो रही है, यानी कहीं ना कहीं भाजपा शासन में कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से वो लोग शासन सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। देखना होगा कि किस प्रकार से ये लोग जांच कर क्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पहली बार इतनी बड़ी घटना सामने आई है, इतनी बड़ी उग्र आंदोलन देखने को मिला है जहाँ कलेक्टर परिषद जैसे चीजों को आग में झोंका जा रहा है। जैसे कांग्रेस का भी एक आरोप है कि भाजपा सरकार आते इतनी बड़ी आंदोलन चल रही है, इतनी बड़ी घटना हो रही है, क्या भाजपा सरकार चला नहीं पा रही है या फिर वो लोग घटना को इतनी बड़ी घटना होते तक कैसे देख रहे थे। देखना होगा कि क्योंकि बीजेपी के भी बड़े नेता है, दिग्गज नेता, वो लोग भी यहाँ से जांच टीम गठित कर वो लोग भी जांचने जा रहे हैं। देखना होगा क्या रिपोर्ट दोनों तरफ से सबमिट होता है, क्या सतनामी समाज के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, किस टाइप का ये मामला रहा होगा जिसमें इतनी बड़ी उग्र आंदोलन हुई है। देखना होगा दोनों ही नेशनल पार्टी यानी कांग्रेस और भाजपा के तहत क्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं, क्या जांच टीम में निकल के आती है। बने रहिए तब तक के लिए हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर से। हम लोग थोड़ी पता करते कि हम उनका पार्टी पोस्ट खाली है, आई नहीं है। हर गाड़ी निकलने देश का प्रधानमंत्री पहला बार इसका पोस्ट पहला बार बोल रहा है, तब 2 बार में इसका पोस्ट पहला बार नहीं बोला था और लास्ट तक भी नहीं बोला था। और कहाँ पोस्ट खाली है वो जाने, मैं क्या करूँ। लेकिन पार्टी के लिए बहुत नुकसान है, कांग्रेस पार्टी के लिए फायदा है। डॉक्टर चरणदास जी महंत के नेतृत्व में हमारे पार्टी के पदाधिकारी, विधायक गण, जो बलौदा बाजार में जो घटना घटी और कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को फूंक दिया गया, जला दिया गया, उसको देखने हम जा रहे हैं। और वहां जाने के बाद जो स्थिति होगी फिर आप कैसा करेंगे, वही तो जाने के बाद अजय, क्योंकि सी देवरे जी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इतना से अभी आ नहीं पाएंगे, शाम को उनसे मुलाकात सरकार को जांच दल शासकीय तौर पे होना चाहिए और यदि पार्टी यदि कर रही है तो फिर मंत्री को क्यों कर रहा है, मंत्री को तो कमेटी में कैसे, तो सरकार करे। जो कार्रवाइयां हुई है सरकार के नाकामी के कारण से हो रहा है और ये लीपा पोती करने के लिए दाल के अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं और कोई बात कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये उसकी नाकामी है, सरकार की नाकामी है। पूरे प्रदेश या देश में पहली घटना होगी जिसमें कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय धू कर जल गया और कलेक्टर एसपी पीछे दरवाजे से भाग गए। सिर्फ अपनी हरदर्मी और अपनी जिद के कारण जो लोगों को रोजगार मिला है उनके रोजगार को तोड़ना चाहते हैं, उनके रोजगार को छीनने का काम करना चाहते हैं। जब माननीय न्यायालय ने भी इस पूरे मामले में जब उन्होंने स्टे लगाने की बात की थी, तभी माननीय न्यायालय ने उसके लिए सख्त निर्देश दे चुके हैं। जब पैसा लग गया, सरकार की योजना आ गई, उसके बाद अगर किसी चीज को वहां से हटाना तो ये हरधर्मी है और हरधर्मी के कारण कई लोगों के रोजगार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। रोजगार से जुड़ा विषय के साथ साथ हम लोग रोज देखते हैं कि 1500 लोग वहां पर जाते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए परिवार के साथ समय बिताने का एक जगह भी बन गया है। ऐसे में उसको हटाना कितना जरूरी है, गैर जरूरी, और आपको क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल आप देखिए, जब पूर्व मंत्री ने इसको लेकर धरना दिया था तो गलत संकेत लोगों को दिया कि यहाँ पर शराब बेची जाएगी, यहाँ पर अड्डाखोरी होगी, यहाँ नशाखोरी का काम किया जाएगा, यहाँ बहू और बेटियों को छेड़ने का काम किया जाएगा। लेकिन आज देखिए, हजारों लोग, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो बड़े होटलों में नहीं जा सकते, 5 स्टार कल्चर में रह नहीं सकते, वो लोग अपने परिवार के साथ उस चौपाटी, उस फूड जोन का, फूड कोर्ट का इंजॉय, उसका फायदा उठा रहे हैं और अपने परिवार के साथ वहां जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि हरधर्मी है, उन्होंने धरना दिया था, अब उनकी नाक नीचे मत हो जाए, इसीलिए वो बनी बनाई चीज को तोड़कर उसको दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। इस घटना को लेकर बीजेपी के द्वारा एक जांच टीम का गठन किया गया जो इस मामले की जांच करेगी और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से
7 सदस्यीय जांच दल गठित की गई। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। इस मामले में असली दोषी कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के रेलवे साइडिंग किसानों के साथ में आम लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन गया है। नल्ला रेलवे फाटक के पास में बने कोल डंपिंग करने से किसानों के खेत का उत्पादन भी कम हो गया है। वहीं धान काला और प्रदूषित होता जा रहा है, जिसे समर्थन मूल्य से खरीदी करने के बजाय रिजेक्ट है वो कर दिया जाता है। और इस मामले में जांजगीर चांपा विधायक व्यास नारायण कश्यप ने रेलवे प्रशासन पर कोरबा से कोल परिवहन कर जांजगीर वासियों को धूल धक्कड़ और बीमारी परोसने का आरोप भी लगाया है। कोल साइडिंग के लिए मैंने ज्ञापन सौंपा है और उसके लिए मैं समय का इंतजार कर रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि भाई कोल साइडिंग को उस स्थान से अन्यत्र किया जाए, हटाने की हम बात नहीं कर रहे हैं। और इस बात का हमें बड़ा आने वाले समय में शॉकिंग न्यूज है कि हमारे जिले को जो पूर्व में डीएमएफ की राशि मिलती थी, कोरबा का कोयला हमारे यहाँ से ही साइडिंग से लोड होकर अनंत जाते थे पावर प्लांटों में, और पूरी धूल धक्कड़ हम सहे और हमें कुछ नहीं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था शासन स्तर पे होगा तो हम जन आंदोलन के लिए भी हम तैयार हैं और हम तो लगे हुए हैं कि भाई कोल साइडिंग वहां से अति शीघ्र दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। तो वहीं कृष्णा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हरदीबांध में उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान अरुण साव ने स्कूल में विराजमान सूबे के उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी दौरे पर रहे, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कृष्णा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हरदीबांध में एक उद्घाटन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अरुण साव ने स्कूल में विराजमान मां सरस्वती माता की पूजा अर्चना के साथ ही कृष्णा पब्लिक स्कूल का अपने हाथों से फीता काटकर शुभारंभ किया। इस खास मौके पर उप मुख्यमंत्री जनता को अपना पैगाम देते नजर आए। लोरमी की जनता को संबोधित करते हुए अरुण साव ने कहा कि मैं अपने क्षेत्राधिकार के नाते हर संभव प्रयास कर यहाँ किसी न किसी कार्यक्रम में आता रहूंगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी की जनता को प्रणाम करते हुए बोले कि यहाँ के लोगों ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि लोरमी का विधायक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बन गया। आप लोगों के बहुत प्रेम आशीर्वाद से तोखन साहू सांसद बने। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने सरकार की जनहितकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महाकाली वंदन योजना से हर महिला को 1000 रुपए 7 तारीख के पहले ही देने की बात कही। किसान भाइयों से जो भी हमने वादे किए उन्हें हम पूरा करेंगे। कृष्णा पब्लिक स्कूल के शुभारंभ का ये अवसर है। शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा ये आवश्यक है और आज हरदीबांध में कृष्णा पब्लिक स्कूल का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से विद्यालय के सभी संचालकों, सभी क्षेत्रवासियों को भी मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जनता में भी खासा उत्साह देखने को मिला। अरुण साव ने जनता के समर्थन को लेकर उनका धन्यवाद भी किया। अब देखना होगा कि लोरमी की जनता को सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जांजगीर चांपा में जिला उपयोगिता समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं और इस साल 6 जुलाई से खरीफ फसल के लिए भी नहर में पानी देने का निर्णय लिया गया। 15 अक्टूबर को पानी बंद करने का अहम निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को तय समय से खाद, बीज और पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। देखिए इस रिपोर्ट में। जांजगीर चांपा में जिला उपयोगिता समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। समिति द्वारा हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत हसदेव बाईं तट नहर प्रणाली और हसदेव दाईं तट नहर प्रणाली में खरीफ सिंचाई 2024 के लिए 5 जुलाई से पानी प्रवाहित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जलाशयों में उपलब्ध जल भराव, खरीफ 2024 की सिंचाई कार्यक्रम, फसल का लक्ष्य निर्धारण और साथ ही खाद्य, बीज और कीटनाशक उपलब्धता की जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर ने खाद बीज के भंडारण और वितरण की चर्चा करते हुए खाद बीज की प्राप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग और राजस्व विभाग को आपसी समन्वय के साथ अतिक्रमण में लाल झंडा लगाकर चिन्हांकन करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में खाद बीज उठाव के लिए किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उपयोगिता समिति की बैठक में विशेष ध्यान ये दिया गया है कि हमारा जो जल है उसका समुचित उपयोग और सुव्यवस्थित उपयोग होना चाहिए। आज तय हुआ है कि 5 जुलाई से नहर खुलेगी और 15 अक्टूबर को नहर बंद। नहर बंद करना हमारा सबसे प्रमुख विषय इसलिए रहता है कि उसके बाद कुछ किसान या कुछ भैया नेताओं द्वारा जो दबाव बनाया जाता है और 15 दिन 10 दिन का अतिरिक्त पानी बहा दिया जाता है, उसके कारण किसानों की आगामी फसल जो रबी फसल है उसके लिए पानी की कमी पड़ जाती है। उसको रोकना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। बीज निगम में भी हमारी मांग थी कि पहले 5 साल पहले तक के हमारी रबी फसल में धान का बीज निगम द्वारा बीज हमको दिया भी जाता था रजिस्ट्रेशन करके और बीज के लिए धान खरीदा भी जाता था, परंतु 5 वर्षों से उसको बंद कर दिया। जबकि जांजगीर और चांपा जिले में रबी की जो अतिरिक्त फसल धान की ही होती है और धान की ही होगी, इसको पुनः शुरू किया जाए ताकि यहाँ के किसान ज़्यादा से ज़्यादा उसका फायदा उठाए। कब से कब तक धान छोड़ने का समय निर्धारित हुआ? पानी छोड़ने का समय है 5 जुलाई से शुरू होगी नहरों में पानी और 15 अक्टूबर तक के चलेगी। क्योंकि इस साल बांध में पानी कम है तो बीच में अगर इमरजेंसी पानी को कुछ समय के लिए रोकना पड़े या कम पानी देना पड़े, उसके लिए फिर जल उपयोगिता समिति की बैठक बुलाई जाएगी और परिस्थिति देखकर उसमें निर्णय लिया जाएगा। आज बैठक हुई है और उस बैठक में भी तय किया गया है कि भाई हमको 5 जुलाई से नहर चालू होगा और 15 अक्टूबर को बंद करने का निर्णय बैठक पे हुआ है। आवश्यकता पड़ेगी और जब अक्टूबर के बाद तो उसके लिए पुनः बैठक होगी तो उस पर निर्णय होगा। और आज की बैठक में बीज, खाद, पेस्टिसाइड्स के सभी विषयों पर विस्तार से बात हुआ है और सभी किसान एक स्वर से अपनी सहमति दी है। कहीं पे कुछ ऐसा कोई बात नहीं आया है। एक बात जरूर आया कि भाई हमारे जिले में बहुत से ऐसे शासकीय जमीन है जो अवैध रूप से बेजा कब्जा कर लिए हैं और उसके नाम से निस्तारी में समस्या आती है, उसको दूर करें और उनको मुक्त करके बृहद वृक्षारोपण कराने के लिए हमने कहा है और पूरे सभी लोगों ने उस पर सहमति दी है और सबकी मंशा है कि ऐसे स्थान पे वर्तमान में जो इस भीषण गर्मी में हम लोगों ने भी झेला है और हम क्या सभी लोगों ने तो सबको एहसास हुआ है कि आने वाले समय में जांजगीर चांपा जिले में बृहद वृक्षारोपण उन सब शासकीय भूमि जो कि अवैध रूप से जो भी कब्जाधारी है उनको मुक्त कराकर वृक्षारोपण करने की भी बात आई है। खाद की बात आई कि भी खाद में पोटाश की कमी अगर है पर वर्तमान में है उसको सोसाइटी पे दिया जाए और जितने माइनर अभी हैं माइनर उप माइनर पहले टेल को पहले अपन पानी दें, उसके बाद पानी हम जहां से चालू होता है उसको दें, पर पहली प्राथमिकता है कि टेल तक पहले पानी पहुंचे। इस बात के लिए इस बात सुनिश्चित किया। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही उन्होंने सोसाइटी के पास बीज का भंडारण करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि उन्नत किस्म के कम अवधि वाले धान बीज का उपयोग करना किसानों के लिए अधिक फायदेमंद है। किसानों को इसका उपयोग करके जमीन की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र लेने प्रोत्साहित करने को कहा और साथ ही नहर की मरम्मत करने के लिए जल कर वसूल करने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस में इतना ही। नमस्कार।